हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी माइंड क्लासेस पे। मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा 11 का यूपी बोर्ड का फर्स्ट पोएम दी मर्सी लेकर आया हूं, जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। तो आइए पहले जानते हैं विलियम शेक्सपियर कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, क्या इनकी रचनाएं थी। फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं पोएम के बारे में, फिर उसके बाद पोएम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऑब्जर्व करते हैं विलियम शेक्सपियर जो थे वो कब पैदा हुए थे। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 23rd of April 1564 एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवान। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवान में हुआ था। जगह का नाम है एवान, एक रिवर थी वहां पे, और इसलिए इन्हें विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवान भी कहा जाता है, बार्ड ऑफ एवान। इनके बारे में अगला इंफॉर्मेशन है कि हिज फादर वाज जॉन शेक्सपियर, उनके पिताजी का नाम जॉन शेक्सपियर था, एंड मदर वाज मैरी शेक्सपियर, और इनकी मां मैरी शेक्सपियर थी। एक्चुअली ये पहले मैरी आर्डेन थी, इनका टाइटल था मैरी आर्डेन, ARDEN, लेकिन शेक्सपियर से शादी होने के बाद इनका भी टाइटल हो गया मैरी शेक्सपियर। अब इनके बारे में अगला इंफॉर्मेशन है, ही वाज इन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। रेन मतलब होता है शासनकाल, वह रानी एलिजाबेथ के शासनकाल में थे, इसलिए इन्हें एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है। वह रानी एलिजाबेथ के शासनकाल में थे, इसलिए इन्हें एलिजाबेथन पोएट भी कहा जाता है। हिज वाइफ वाज एनी हाथवे, उनकी पत्नी का नाम एन था, एनी हाथवे, हु वाज 8 years ओल्डर देन हिम, जो स्वयं शेक्सपियर से 8 वर्ष उम्र में बड़ी थी। और इसलिए इनका जो वैवाहिक कंजुगल लाइफ था, वैवाहिक जीवन जो था, वो बहुत स्ट्रेसफुल था, बहुत तनावपूर्ण था। और अपने इस तनावपूर्ण रिश्ते को उन्होंने अपनी रचना 12th नाइट में भी दर्शाया है। इनकी एक रचना है 12th नाइट, उसमें उन्होंने खुद और एनी हाथवे के बीच जो तनाव चलता था उसके बारे में इन्होंने बढ़िया से बताया है। ही रोट 37 प्लेज, अपने कैरियर में विलियम शेक्सपियर ने 37 नाटक लिखे, 37 प्लेज, 37 नाटक लिखे, 154 सोनेट्स, 154 सोनेट लिखे। सोनेट क्या होता है? ए पोएम कंटेनिंग 14 लाइन्स, एक ऐसी कविता जिसमें 14 लाइन हो, उसे सोनेट कहा जाता है। तो अपने लिटरेरी करियर में विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे, 37 प्ले, 154 सोनेट लिखे, एंड 2 लॉन्गर पोएम्स, और 2 बड़ी कविताएं लिखी जिनका नाम है वीनस एंड एडोनिस एंड रोप ऑफ ल्यूक्री। ये उनकी 2 लॉन्गर पोएम है। और इस फेमस प्लेज आर उनके जो प्रसिद्ध नाटक है, जो बहुत, वैसे तो सभी नाटक काफी अच्छे हैं, लेकिन जो बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही फेमस है वो है हैमलेट, किंग लेयर, ओथेलो, मैकबेथ। ये सब उनके चुनिंदा मास्टरपीस वर्क्स में से हैं। और आगे He died on 23rd of April 1616, 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। एक चीज नोट करने वाली है कि 23 अप्रैल को पैदा हुए थे और 23 अप्रैल को ही मरे थे। तो ये था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट शेक्सपियर, द पोएट ऑफ द पोएम मर्सी। ये थोड़ी सी जानकारी थी, इनके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन बस यहाँ पर इतना ही बता देना पर्याप्त कक्षा 11 वालों के लिए कि विलियम शेक्सपियर के डेट ऑफ बर्थ को जान लिए, और भी चीजें जो है उनके बारे में जान लिए आप। तो अब आइए बताते हैं इस पोएम के बारे में कि ये पोएम कहां से लिया गया, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस पोएम। इस कविता का सोर्स क्या है, माध्यम, ये पोएम कहां से लिया गया है। तो सोर्स ऑफ द पोएम, जो पोएम मर्सी है, ये लिया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए एक ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। ठीक, मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब यहाँ पे ये कैपिटल करना बेहतर है क्योंकि ये टाइटल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये कविता लिया कहां से गया है? ये कविता विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किस प्रकार का ड्रामा है? ये एक ट्रेजी कॉमेडी है, जिसमें कुछ प्रोपोर्शन ट्रेजिडी है और कुछ प्रोपोर्शन कॉमेडी है, एंड अमालगमेशन ऑफ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, कि ट्रेजिडी और कॉमेडी, सुखांत और दुखांत का यह एक मिश्रण है। तो इस कविता का सोर्स क्या है, कविता कहां से लिया गया? कविता मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? एक ड्रामा है। किस प्रकार का ड्रामा है? एक ट्रेजी कॉमेडी है ये। और इसके कैरेक्टर्स हैं एंटोनियो, बसेनियो, जो कि क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं,
जो मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा है इसमें तमाम कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो है एंटोनियो और बसेनियो। ये दोनों है कौन? ये दोनों क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं। बाय रिलीजियन दे आर क्रिश्चियंस, वो क्रिश्चियंस हैं, एंड दे आर बूजम फ्रेंड्स, और वो दोनों जिगरी दोस्त भी हैं। तो इस ड्रामा का अगला कैरेक्टर है शायलॉक। शायलॉक क्या है? इज ए ज्यू, या एक यहूदी है। ज्यू मतलब यहूदी जो इजराइल में है बहुत। तो शायलॉक अपने रिलीजियन से एक यहूदी है, ज्यू है, एंड यूजरर बाय प्रोफेशन, और अपने व्यवसाय से एक सूदखोर है। यूजरर मतलब सूदखोर। ए पर्सन हु लेंड्स आउट मनी ऑन हाई इंटरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक ब्याज पर पैसे दे उसे यूजरर कहा जाता है। तो शायलॉक का जो बिजनेस था वो यूजरी का था, और वो एक यूजरर था, मतलब वो एक सूदखोर था। पोर्शिया, पोर्शिया कौन है? पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। पोर्शिया इसकी क्या नायिका कह सकते हो। वो है क्या? ए रिच आयरस, एक धनी उत्तराधिकारिणी है। आयरस मतलब उत्तराधिकारिणी, एक धनी उत्तराधिकारिणी है। ऑफ बेलमोंट, कहां की? बेलमोंट की। इसके पिताजी मर चुके हैं। एंड बसेनियोज वाइफ, और नाटकीय ढंग से ये फाइनली बसेनियो की पत्नी बनती है। तो पोएम मर्सी का सोर्स क्या है, कहां से लिया गया है? पोएम मर्सी मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? एक प्ले है। कैसा प्ले? या एक ट्रेजी कॉमेडी प्ले है, और इसके मुख्य पात्र हैं एंटोनियो, बसेनियो, शायलॉक और पोर्शिया। तो ये पॉइंट हैपन कैसे होता है, कैसे ये घटित होता है ये कविता? एक्चुअली क्या है कि एंटोनियो और बसेनियो, मैंने बताया ये दोनों बहुत ही खास दोस्त हैं, बहुत ही जिगरी दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब एंटोनियो ही मर्चेंट ऑफ वेनिस है। वेनिस का सौदागर जो है वो एंटोनियो ही है, और बसेनियो इसका मित्र है। बसेनियो लार्डली स्टाइल में जीवन यापन करता है, बट हिज इनकम डज नॉट अलाउ टू डू सो, लेकिन उसकी आमदनी ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। लार्डली स्टाइल जीने में जितने भी पैसों की जरूरत पड़ती है एंटोनियो उसको सप्लाई देता है, भरपाई करता है। तो एक बार बसेनियो प्लान बनाता है कि वो जितनी बार एंटोनियो से पैसे उधार लिया है कुछ ऐसा करे कि एक ही बार में सारा पैसा उसका चुका दे। तो फिर से एक बार उसके पास एक और लोन लेने के लिए जाता है, एक और कर्जा मांगने के लिए जाता है कि बसेनियो को 3000 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है। वह बेलमोंट में जाना चाहता है और पोर्शिया को जीतना चाहता है। तो एंटोनियो कहता है कि वर्तमान में एंटोनियो के पास पैसे नहीं, वो अपना सारा पैसा अपने बिजनेस में लगा चुका है। समुद्री मार्ग से उसका व्यापार होता था। उसने कहा कि सारा पैसा उसने लगा दिया है, उसके पास कैश नहीं है 3000 स्वर्ण मुद्राएं। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि पैसे कौन दे सकता है? पैसे दे सकता है शायलॉक, जो कि इस ड्रामा का विलेन है। शायलॉक बाय नेचर बहुत ही क्रूर है, हाई ब्याज पे पैसे देता है। तो एंटोनियो नाटकीय ढंग से शायलॉक से 3000 स्वर्ण मुद्रा लेता है। शायलॉक बहुत चालाक है, वो एंटोनियो से जलता है। इसलिए जलता है क्योंकि एंटोनियो अपनी सिंप्लिसिटी में, अपने सादगीपूर्ण जीवन में बिना ब्याज के पैसे देता है नीडीज को। जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उन्हें वो बिना ब्याज के पैसे देता है, और इससे शायलॉक के बिजनेस में घाटा पड़ता है। तो शायलॉक सोचता है कभी अगर इस पे वो गेट होल्ड कर पाए, उस पर अपनी पकड़ बना पाए, तो वो इसे मार देगा और अपने अनुसार अपना बिजनेस और भी एक्सपैंड करेगा। तो शायलॉक सोचता है इसे पैसे दे दिया जाए, एक बार रिस्क लिया जाए कि हो सकता है कि ये समय पर पैसा ना लौटा पाए। और शायलॉक उससे कहता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा इस शर्त पर कि यदि निर्धारित समय दिन तारीख पर तुम पैसा वापस नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस काटूंगा, उस हिस्से से जहां से शायलॉक को खुशी होगी। तो एंटोनियो सोचता है कि वो धनी सौदागर है, उसके शिप्स वापस आ जाएंगे, वो पैसे दे देगा। अनफॉर्चुनेटली उसके शिप्स वापस नहीं आ पाते हैं, और जो शायलॉक है मामला कोर्ट में ले जाता है कि एंटोनियो ने हस्ताक्षर किया था उसके दस्तावेज पर, डॉक्यूमेंट्स पर, कि अगर वो पैसा नहीं चुका पाया तो उसके शरीर से 1 पाउंड मांस शायलॉक के द्वारा काटा जाएगा। अब मामला हाईलाइट हो जाता है। तो नाटकीय तरीके से पोर्शिया कोर्ट ऑफ वेनिस के न्यायालय में उपस्थित होती है और एंटोनियो की तरफ से लड़ती है एंटोनियो का केस, उसको बचाने के लिए कि शायलॉक 1 पाउंड मांस उसके शरीर से, वो भी उसके हार्ट की तरफ से ना काटे, नहीं तो ही विल ब्लीड टू डेथ, वो खून बहाते बहाते मर जाएगा। तो शायलॉक से पोर्शिया रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा है शायलॉक दया दिखाओ ताकि डे ऑफ
जजमेंट कयामत के दिन भगवान तुम्हारे ऊपर भी दया दिखाए, क्योंकि हम दूसरों से दया की उम्मीद तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं दयालु हों। वो कहती है कि स्वर्ण मुद्राएं, 3000 स्वर्ण मुद्रा तुम दिए थे एंटोनियो को, तो वो तुम्हें 5000, 6000, 10,000 स्वर्ण मुद्रा ले ले, मैटर को समाप्त करो। कहता है मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एंटोनियो का 1 पाउंड मांस चाहिए। और मुझे कौन सी चीज है जो मुझे बाध्य करेगी कि मैं दया दिखाऊं? मैं दया नहीं दिखाऊंगा किसी भी कीमत पर एंटोनियो के ऊपर, एंटोनियो को मैं मारूंगा। शायलाक क्या कहता है कि मैं दया नहीं दिखाऊंगा। तब पोर्सिया उसे बताती है कि दया क्या चीज होती है। तो यहीं से शुरू होता है ये कविता। कविता के पीछे क्या था, पीछे बैक करके सुनिए मैंने क्या बताया। तो ये जो पोएम है ये पोर्सिया के द्वारा कोर्ट ऑफ वेनिस में दिया गया एक स्पीच है। वो एक भाषण देती है दया के ऊपर, क्योंकि वो बार बार शायलाक से कह रही है कि दयालु हो जाओ, दया दिखाओ, लेकिन शायलाक बिल्कुल भी रेडी नहीं है कि वो दया दिखाए। तो पोर्सिया उसे दया के पावर के बारे में बताती है कि दया क्या है और दया के क्या कैरेक्टर्स है, क्या इसके वर्जियोज हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब पोएम की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को लाइन टू लाइन बताते हैं कि विलियम शेक्सपियर इस कविता के थ्रू पोर्सिया के माध्यम से हम लोगों को क्या मैसेज देते हैं। तो ये था पोएम के पहले की जानकारी। अब आइए शुरू करते हैं टेस्ट। तो टेस्ट की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स कि पोर्सिया जो है शायलाक को क्या रिस्पॉन्ड करती है, क्या उसे दया के बारे में बताती है। तो पोर्सिया कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब कंट्रोल्ड, बाध्य। पोर्सिया कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी की शायलाक जो दया का गुण होता है इज नॉट एक्सटेंड, वो बाध्य नहीं है। दया का जो गुण है वो बाध्य नहीं है। मीन्स मर्सी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, जोर डाल के दया को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। शायलाक जिद पे रहा है कि कौन सी चीज है उसे बाध्य करेगी कि वो एंटोनियो के प्रति दयालु हो जाए। तो पोर्सिया उसे बताती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट एक्सटेंड, दया का गुण बाध्य नहीं होता है, जोर जबरदस्ती से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। It dropped as a gentle rain, या जेंटल रेन की तरह, सज्जन वर्षा की तरह टपकती है, बरसती है। फ्रॉम हेवन, आकाश से, अपॉन द प्लेस बीनीथ, नीचे वाले स्थान पर अर्थात धरती पर। पोर्सिया शायलाक को कहती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी नॉट स्टैंड, दया का गुण बाध्य नहीं है, अर्थात दया का गुण शायलाक जोर जबरदस्ती से उत्पन्न नहीं होता है। इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन, या ड्रॉप होती है, बरसती है, टपकती है, एज द जेंटल रेन, जैसे कोई सज्जन वर्षा हो। फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, हेवन से नीचे वाले स्थान पर अर्थात आकाश से पृथ्वी पर। तो पोर्सिया जो है यहां पर दया की तुलना करती है जेंटल रेन से, अर्थात कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। आगे वीडियोज अपलोड होंगे, आप लोग देखिएगा। उपमा अलंकार अर्थात सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार। तो इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन, या जो दया होती है जेंटल रेन की तरह होती है, सज्जन वर्षा की तरह। फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, जो आकाश से प्लेस बीनीथ पर नीचे टपकती है। मतलब वर्षा का गुण और दया का गुण ये दोनों स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्वैच्छिक होते हैं, किसी के चाहने से नहीं होता, ये अपने आप होता है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ट्वाइस ब्लेस्ड मतलब डबल ब्लेसिंग। दया जो होता है वो ट्वाइस ब्लेस्ड होता है। पोर्सिया कहती है आगे इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दोहरा वरदान है। दया जो है वो दोहरा वरदान है, डबल ब्लेसिंग है। क्यों? क्योंकि इट ब्लेसेथ हिम, या उसके लिए भी लाभकारी है, उसे भी ब्लेस करती है, उसके लिए भी वरदान है। दैट गिफ्ट, जो दया देता है अर्थात जो दया दिखाता है। एंड हिम, और उसके लिए भी ब्लेस है। दैट टेक्स, जो दया ग्रहण करता है, अर्थात एक वह व्यक्ति जो किसी पर दया दिखा रहा है, दया दिखाने वाले व्यक्ति को भी इंडिविजुअली कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए भी ब्लेस्ड है वो। और उसके लिए भी वो एक बोन है, वरदान है, जिसके ऊपर दया दिखाया जा रहा है, उसे प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है, इसे अप्रत्यक्ष लाभ बाय गॉड के द्वारा कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये चीज होता है, इट बेनिफिट्स बोथ, मर्सी बेनिफिट्स बोथ द गिवर एज वेल एज द रिसीवर। टिस, पोएट्री में टीआईएस, टिस मीन्स दिस,
टिस माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट। ये माइटीएस्ट आया है शक्तिशाली गुण के लिए, ये द माइटीएस्ट आया है शक्तिशाली व्यक्ति के लिए। टिस मतलब यह, टिस माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, यह अर्थात दया शक्तिशाली व्यक्तियों में शक्तिशाली गुण होता है। अर्थात जो व्यक्ति जितना पावरफुल होता है वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा डेबनेयर होता है, उतना ही ज्यादा पोलाइट होता है। तो टिस माइटीएस्ट इन द माइटीएस्ट, ये जो दया है ये शक्तिशाली गुण होता है इन द माइटीएस्ट, शक्तिशाली लोगों में। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क। थ्रोन्ड मोनार्क मतलब सिंहासन पर बैठा हुआ राजा, किंग। तो इट बिकम्स, यह हो जाता है, दया होती है, द थ्रोन्ड मोनार्क, सिंहासन पर बैठे राजा के लिए, बेटर देन हिज क्राउन, उसके मुकुट से भी बढ़कर। अगर उसका मुकुट, राजा का मुकुट राजा के लिए गुड है, लेकिन वो राजा दयालु है तो उसकी दयालुता उसके लिए बेटर है। तो इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, ये जो दया होती है राजा को उसके मुकुट से ज्यादा सुशोभित करती है। मतलब मर्सी स्वीट्स द किंग मोर देन हिज क्राउन डज। दया का गुण जो होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, सोने चांदी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, ये जो दया का गुण होता है ये थ्रोन्ड मोनार्क के लिए, सिंहासन पर बैठे हुए राजा के लिए बेटर होता है देन हिज क्राउन, उसके मुकुट से भी ज्यादा। अर्थात दया का गुण किसी राजा को उसके मुकुट से ज्यादा सुशोभित करता है। इट सेक्चर, सेक्चर मतलब रॉड ऑफ द किंग, राजा का राजदंड। तो हिज सेक्चर, उसका राजदंड, शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। टेम्पोरल पावर मतलब वर्ल्डली पावर, सांसारिक शक्ति, जिसके पास आर्मी हो, जिसके पास गन हो, जिसके पास पावर हो, वो क्या होता है, टेम्पोरल पावर होता है। तो हिज सेक्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। हिज सेक्चर, उसका राजदंड अर्थात किसी किंग का जो राजदंड होता है, शोज, वो प्रदर्शित करता है, दिखाता है, द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, सांसारिक शक्ति के बल को, फोर्स को दिखाता है। जो राजा का राजदंड होता है वह उसके सांसारिक शक्ति के बल का प्रतीक होता है कि राजा बहुत बलवान है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मजेस्टी, जो भय का एक गुण होता है, उसी की वजह से लोग उससे डरते हैं। एट्रीब्यूट मतलब गुण, ऑ एंड मजेस्टी, मजेस्टी मतलब शाहीपन, ऑ मतलब भय। तो हिज सेक्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, उसका राजदंड सांसारिक शक्ति के बल को प्रदर्शित करता है। द एट्रीब्यूट टू ऑ एंड मजेस्टी, जो उसके मजेस्टी और उसके भय का एक गुण होता है कि राजा के प्रति सब में भय व्याप्त रहे, उसके शाहीपन के लिए सब में भय व्याप्त रहे। रॉड ऑफ द किंग वही होता है। व्हेरेइन डथ, पोएट्री में डथ मतलब होता है डज। व्हेरेइन डथ सिट, जिसमें समाया रहता है, द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, राजाओं का भय। तो राजा के राजदंड में राजाओं का भय समाया रहता है, बैठा रहता है। बट मर्सी इज एवर द सेक्चर्स वे, सेक्चर्स वे मतलब तानाशाही भरा शासन। बट मर्सी, लेकिन जो दया होती है, इज एवर, बढ़कर होती है, दिस सेक्चर्स वे, इस तानाशाही के शासन से। राजा का जो राजदंड होता है, जो सांसारिक बल शक्ति का प्रतीक होता है, दया उससे बहुत अबव है, बहुत बढ़कर होती है। इट इज एंथ्रोन्ड, एंथ्रोन्ड मतलब निवास करना, एंथ्रोन्ड मीन्स निवास करना, लिव। इट इज एंथ्रोन्ड, यह निवास करती है, जो दया होती है वो निवास करती है इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, राजाओं के हृदय में। दया राजाओं के हृदय में निवास करती है, यह हार्ट की एक फीलिंग होती है। इट इज एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह स्वयं देवताओं का या देवता का भी, भगवान का भी गुण है। दयालुता ईश्वर का एक गुण है, भगवान का भी एक गुण होता है। तो ये थे 4-4 लाइन में विभक्त 12 लाइनें। 12 लाइन्स को 12 लाइन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 क्वाड्रेन। मैंने बताया था जो
4 लाइन की पंक्तियां होती है उन्हें क्वाट्रेन कहा जाता है। तो ये 12 लाइन जो है वो 4-4 में विभक्त है, अर्थात 3 क्वाट्रेन समाप्त हुआ। अब लास्ट में इस पोएम का अंत विलियम शेक्सपियर ने कॉपुलेट से किया। कॉपुलेट मतलब होता है दोहा। तो विलियम शेक्सपियर जो पोएम लिखते हैं और उसमें भी मेजरली जो सोनेट लिखते हैं, उनके सोनेट का जो पैटर्न होता है यही होता है कि उनके सोनेट जो होते हैं 14 लाइंस जो होते हैं वो 3 क्वाट्रेन और एक कॉपुलेट का एक एमालगमेशन होता है, एक मिश्रण होता है, जिसे इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। जो सोनेट शेक्सपियर जिस पैटर्न पर लिखते हैं उस सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। तो विलियम शेक्सपियर कंक्लूड करते हैं अपनी पोएम को पोर्शिया के माध्यम से। पोर्शिया साइलाक को रिस्पॉन्ड कर रही कह रही है, एंड अर्थली पावर और सांसारिक शक्ति, जो आर्मी, मैन पावर, मनी पावर, जो ये सब है, एंड अर्थली पावर और जो ये सांसारिक शक्ति है, does them show like God, भगवान के तुल्य मालूम पड़ने लगती है कि ये भगवान के तुल्य हो गई है सांसारिक शक्ति। तो एंड अर्थली पावर does them show like God, और अर्थली पावर तब like God भगवान की तरह हो जाती है, भगवान के तुल्य हो जाती है when mercy seasons justice, जब दया को न्याय में सीजन कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स मतलब होता है मिलाना। तो एंड अर्थली पावर और सांसारिक शक्ति डज देम सो लाइक गॉड, भगवान की शक्ति के तुल्य हो जाती है। यहाँ पे देखो पास कॉपी लगा, भगवान का अर्थात क्या, पावर। और सांसारिक शक्ति तब भगवान की शक्ति के तुल्य हो जाती है जब सांसारिक शक्ति में को दिखाते हुए दया को न्याय में मिला दिया जाता है। जब कोई न्याय हो, कोई जजमेंट दिया जा रहा हो, बुद्धि विवेक प्लस उसमें मर्सी सीजन हो, मर्सी मिक्सअप हो, तब जो डिसीजन होता है वो डिवाइन होता है। तो ये था कि पोर्शिया किस प्रकार से साइराक को उसके जो उसका एक फर्म डिटर्मिनेशन है, ही इज बेंट ऑन टेकिंग एंटोनियोज लाइफ, वो एंटोनियो का जीवन लेने पर तुला हुआ है। पोर्शिया अपने इस भाषण के माध्यम से उसे कुछ डिसुएड करना चाहती है, लेकिन साइराक फिर भी अड़ा रह जाता है। तो ये पोएम इसी प्रकार हैपन होता है। और इस पोएम के बारे में कुछ और भी जानकारी है, विलियम शेक्सपियर से जुड़ा हुआ पोएम है, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा, क्योंकि शेक्सपियर थे ही ऐसे। तो तमाम क्रिटिक्स शेक्सपियर की रचनाओं को पढ़ के, शेक्सपियर की बायोग्राफी को पढ़ के, शेक्सपियर के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन लेके उनको क्या क्या कहे हैं अपने लहजे में, तो कुछ महत्वपूर्ण क्रिटिक्स के बारे में बताता हूँ, समालोचकों के बारे में, कि उनके दृष्टिकोण में विलियम शेक्सपियर के क्या रैंक करते थे। तो अब बताते हैं उसके बारे में आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि आइए जानते हैं कि कुछ महान आलोचक विलियम शेक्सपियर को क्या कहते हैं, उनके दृष्टिकोण में विलियम शेक्सपियर क्या थे। तो पहले नाम आता है बेन जॉनसन का। यूं कह सकते हो शेक्सपियर के एक हिसाब से रिबल थे। बेन जॉनसन स्वयं एक नाटककार थे। बेन जॉनसन विलियम शेक्सपियर को कहते हैं ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, अर्थात शेक्सपियर किसी एक युग का नहीं था, बट फॉर ऑल टाइम्स, बल्कि हर समय के लिए। मतलब उनकी रचनाएं ऐसी नहीं सिर्फ एलिजाबेथन पीरियड के लिए ही है। विलियम शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज, किसी एक युग के नहीं थे, बट फॉर ऑल टाइम्स, बल्कि हर समय के लिए। हर समय इनका नाम इमोर्टल है। टी.एस. इलियट क्या कहते हैं शेक्सपियर को, कि दांते एक महान साहित्यकार जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी नामक रचना लिखी है। तो दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड, दांते और शेक्सपियर ने आधुनिक दुनिया को बांट लिया कि इतना तुम लिख दो, इतना हम दोनों ही कवर कर देते हैं। तो दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड, दांते और शेक्सपियर आधुनिक संसार को बांट लेते हैं अपने बीच में, बिटवीन देम, अपने बीच में। देयर इज नो थर्ड, कोई तीसरा नहीं है। अर्थात अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात की जाएगी, मॉडर्न वर्ल्ड के साहित्य की बात की जाएगी, तो दांते और शेक्सपियर ने इसे बांट लिया है स्वयं के बीच में। कोई तीसरा साहित्यकार जगह ही नहीं पाता, उनके प्रेज में कहते हैं। रॉबर्ट ग्रीनी शेक्सपियर को कहते हैं कि शेक्सपियर वाज एन अपस्टार्ट क्रो। अपस्टार्ट मतलब वहां पे यूज होता है जैसे आपके अंदर वो क्वालिटीज ना हो, लेकिन आप दूसरे से बारो करके, दूसरों से नकल करके, दूसरों का चुरा के आप स्वयं नवाब बने, चतुर कह सकते हो।
तो शेक्सपियर वाज एन अपस्टार्ट क्रो, शेक्सपियर जो था एक अपस्टार्ट क्रो था। रॉबर्ट ग्रीनी समझ लो एक हिसाब से उन पर अटैक करते हैं कि अपने शब्दों से कि वह एक अपस्टार्ट क्रो थे, क्योंकि उन्होंने तमाम रचनाओं से मार्लोई के या और भी साहित्यकारों की रचनाओं से चुरा कर थोड़ा बहुत अपना मिक्स करके इन्होंने अपनी रचनाएं दे दी। इसलिए शेक्सपियर वाज एन अपस्टार्ट क्रो, ये सेंटेंस किसने कहा शेक्सपियर को? रॉबर्ट ग्रीनी ने। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड। शेक्सपियर को ये एक्सप्रेशन किसने दिया है? किसका सेंटेंस है ये शेक्सपियर के लिए? तो टी.एस. एलियट का। बेन जॉनसन ने क्या कहा शेक्सपियर को? ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स। तो ये था थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी। और अब पोएम, पहला पोएम आप लोगों का समाप्त हुआ और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप लोग वेट करिए, पोएम को देखिए, अर्थ समझिए, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली शेक्सपियर के बारे में वो जानिए, और मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में कुछ बताया उस पर ऑब्जर्वेशन दीजिए, और फिर बने रहिए हमारे साथ, नए अपडेट का वेट कीजिए। टेक केयर, गुड लक।